मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेपोलियन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल से बताऊंगी। तो अब जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं कि नेपोलियन के बारे में किस तरीके से। नेपोलियन देखो बेटा, 1799 में नेपोलियन का आगमन होता है। उसके बाद जो है 1804 में 1804 में जो है नेपोलियन फ्रांस के अंदर पहले से जो राजतंत्र था उसको वापस लेकर आता है और जो वहां पर प्रजातंत्र जो लोकतंत्र स्थापित था उसे खत्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या होता है कि 1804 में वो क्या करता है, कुछ बहुत सारे सुधार करता है जिनको हम नाम दिया है नेपोलियन की संहिता, या फिर हम उसको नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि अगर मान लीजिए आ जाता है कि 1804 की नेपोलियन की नागरिक संहिता को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको सीधे समझ जाना है कि नेपोलियन की नागरिक संहिता मतलब वही सारी बातें हैं जो आपको नेपोलियन की संहिता में लिखना है। इसमें खाली 1804 की नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 1804 में सेम एज इट इज जो भी हुआ था वो नागरिक संहिता में, देखो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में पूरे अच्छे से समझा दिया है। अब मैं दोबारा से इसको जो है दोबारा से नहीं क्लियर करूंगी क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी बेटा। 1815 की बात करते हैं, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट टाइम है 1815। 1815 में क्या हुआ था, वाटरलू की लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू किन किन के बीच में हुई थी, बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी नेपोलियन और ब्रिटेन पर, इनके बीच में हुई थी। ब्रिटेन पर का मतलब क्या है बेटा, ब्रिटेन पर का मतलब जैसे बी फॉर ब्रिटेन, पी फॉर पर्शिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया और आर फॉर रशिया। ठीक है, तो नेपोलियन की जो वाटरलू का युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था, नेपोलियन और ब्रिटेन पर। आपको ऐसे जो है शॉर्ट नेम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये ब्रिटेन, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और रशिया, ये चारों क्या होते हैं, ये चारों एक साथ बैठते हैं 1815 में ही नेपोलियन को हराने के बाद। और फिर ये एक जगह बैठ करके वहां पर क्या विचार करते हैं, वो वहां पर जो है सरकार के बारे में विचार करते हैं कि जो नई यूरोपियन सरकारें होंगी वो कैसे काम करेंगी। वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, वो सारे के सारे पूरी तरह से रूढ़िवादी होते हैं। और रूढ़िवादी जैसे कि वो लोग माने जाते हैं जो जैसा है उसको वैसा ही रखने में यकीन करते हैं। जैसा कैसा मतलब, जैसे का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे का मतलब है बेटा कि जो राजतंत्र है, जो चर्च का शासन है, जो अधिकार नहीं दिए गए हैं, ठीक है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था लोगों को, आम लोगों को, तो वो सब चीजों को वो जो है कंटिन्यू रखना चाहते थे कि वो सारी चीजें कंटिन्यू होनी चाहिए, वो सब चलते रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा बेटा उन्होंने जो है ये देख लिया था कि जब नेपोलियन फ्रांस में वापस आता है और जो नेपोलियन ने फ्रांस में आकर के सुधार किए थे, उन सब सुधारों के बाद क्या हुआ था, उन सब सुधारों के बाद जो है फ्रांस पहले से भी ज्यादा क्या बन गया था, पावरफुल बन गया था। तो इसलिए जो है वो ये सोचते हैं कि जो नेपोलियन ने जो बनाया है तरीका जो प्रशासन का, वो उसको क्या रखना चाहिए, उसको भी कंटिन्यू रखना चाहिए, उसको भी नहीं हटाया जाना चाहिए। ठीक है, तो 1815 में यानी कि 1815 में सब कहाँ इकट्ठे होते हैं, वियना में इकट्ठे होते हैं। वियना क्या है, वियना है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम है बेटा वियना। ठीक है, और उसके बाद वियना जो है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी हो गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं ये सब लोग, यहाँ पर करते हैं ये एक वियना संधि। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वियना संधि कब हुई, 1815 में हुई। 1815 के महत्वपूर्ण संधि का नाम बताइए, वियना संधि। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। वियना संधि में मुख्य जो है मुख्य नेता का क्या नाम था, तो मुख्य नेता जो मतलब उस समय के जो मेन लीडर थे वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। ये नाम भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक, इसको अच्छे से 4 बार बोलेंगे। ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, जो 1815 में वियना संधि के दौरान जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो बेटा जैसे कि क्या होता है कि ये सब बैठते हैं, इसके बाद जो है संधि होती है, और ये संधि में क्या डिसाइड करते हैं, ये संधि में ये डिसाइड करते हैं कि फ्रांस को क्या करना चाहिए, फ्रांस की सीमाओं को सील कर देना चाहिए। उस पर जो है इस तरीके से जो है अन्य राज्यों में को जो है उसकी सीमाओं पर, उसकी सीमाओं के पास जो भी राज्य हैं उनको इस तरीके से जो है उनको बांट लेना चाहिए जिससे कि कहीं पर भी फ्रांस और अपना विस्तार ना कर सके। ठीक है,
उसके लिए देखो मैंने जो है ये मैंने अपने बुक से ही जो है रीडिंग करके और फिर उसके बाद जो है बुक से ही एक आसान तरीके से मैंने इसको निकाला है। ये देखो फ्रांस का जो है फ्रांस की सीमाओं को किस तरीके से जो है सील कर दिया गया। समझ रहे हैं आप बात? सील कर दिया गया यानी कि अलग अलग कंट्रीज जो है उसके चारों तरफ बिठा दी गई। देखो जैसे क्या होता है कि 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, इस तरीके से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होगी। चारों दिशाओं में कैसे किया उन्होंने, सबसे पहले उत्तरी जो फ्रांस का उत्तरी राज्य थे वहां पर नीदरलैंड को स्थापित किया, जहां पर बेल्जियम ऑलरेडी था। ठीक है, उसके साथ ही जो है फ्रांस के पूर्वी भाग में रूस को पोलैंड का हिस्सा सौंप दिया गया, पश्चिमी पर प्रशा को अधिकार दे दिया गया, दक्षिणी जो राज्य थे उस तरफ जो है पिडमोंट और जिनेवा दोनों को जोड़ दिया गया, दोनों को एक साथ जो है वहां पे स्थापित किया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रिया को क्या दिया दिया ऑस्ट्रिया को दिया गया उत्तरी इटली। ठीक है, इस तरीके से जो है पूरे फ्रांस को इन्होंने सील बंद कर लिया, इसको जो है एक्वायर करने की कोशिश की। ये रूढ़िवादी जो थे उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने जो है जो 39 स्टेट्स थे जर्मन के उनको एज इट इज रहने दिया, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, वो जैसे थे उनको वैसे ही बने रहने दिया। इसके बाद बेटे क्या करते हैं ये जो रूढ़िवादी होते हैं, ठीक है, ये रूढ़िवादियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये चेंज नहीं चाहते, वो चेंज चाहे सही ही हो। ये क्या चाहते हैं कि जो पहले चल रहा है वो सब ठीक है, उदारवादी जो कर रहे हैं वो गलत है, और क्रांतिकारी जो चाहते हैं वो तो महागलत है। समझ गए? तो इसलिए ये रूढ़िवादी जो थे वो उदारवादियों का भी विरोध करते थे और क्रांतिकारियों का तो महाविरोध करते थे। इसलिए इन्होंने किसी भी प्रकार के पत्र पत्रिकाएं समाचार पत्र कोई भी ऐसा साधन जिससे लोगों के पास सूचना पहुंच सके उन सब पर क्या कर दिया था, सेंसरशिप के अंतर्गत उनको जो है उन पर कड़े नियम लगा दिए गए थे, और जिसकी वजह से जो है क्रांतिकारी किसी भी प्रकार का अपना कोई भी गतिविधि नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत ज्यादा जो है अपने आप को इस तरीके से आप समझिए कि अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूर महसूस कर रहे थे कि इतने ज्यादा कड़े नियम इन्होंने लागू कर दिए थे। परंतु क्रांतिकारियों के बारे में जो है मैं आपको बताऊंगी क्रांतिकारी कैसे होते हैं, जिन्होंने यूरोप में राष्ट्रवाद लाने के लिए क्या क्या किया। समझ रहे हैं आप? जो आपके चैप्टर में जो है फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ज्यूसेppe मैज़नी का नाम लिखा हुआ है, जो इटली का जो है सबसे महान क्रांतिकारी था, उसके बारे में मैं आपको, और यूनान की क्रांति के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आगे बताऊंगी। ये चैप्टर थोड़ा ज्यादा ही लंबा है, इसलिए आप जो है ध्यान से पढ़ते जाइए और ध्यान से समझते जाइए। क्वेश्चंस के हिसाब से ज्यादा लेसन को समझेंगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा, लेसन भी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।